नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। क्लास 11 से 12th में मूव कर रहे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है। 11th के फंडामेंटल्स वीक रह गए, बहुत सारे बैकलॉग हैं। ऐसे में क्या 12th की पढ़ाई हमारी समझ में आएगी, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं शशिभूषण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहला, 11th की पढ़ाई में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और चैप्टर हैं जिनकी समझ अगर आपको नहीं है तो 12th में तकलीफ होगी। तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बात सच है। दूसरी बात, 12th का सिलेबस समय से अच्छे से ख़त्म ना किया जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर लास्ट में एक बहुत भारी प्रेशर बन जाता है। तो 12th की प्रिपरेशन को सैक्रिफाइस करते हुए 11th का बैकलॉग कवर करने की तो सोचनी ही नहीं है। तो एक तरह से एक बड़ा ही विशियस सर्कल सा सिचुएशन है और इसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत मेथोडिकल और स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान करके काम करना पड़ेगा। स्टेप 1, आप उन टॉपिक्स, चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जो क्लास 11th में थे और क्लास 12th की पढ़ाई के लिए वाइटल है। तीनों ही सब्जेक्ट में वो लिस्ट बनाइए, उन पर पहले काम कीजिए। उन पर पहले काम कीजिए का अर्थ ये मत निकालिए कि पहले उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे फिर 12th की पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं। उन पर काम करते रहिए, थोड़ा एग्रेसिव तरीके से काम करते रहिए, पर 12th की पढ़ाई तो यथावत चलनी चाहिए, उसमें कोई बाधा आनी ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की बात करूं तो शायद आपने आइडेंटिफाई किया, मान लो कि वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बगैर तो हमें तकलीफ होने वाली है। तो वेक्टर की पढ़ाई करते रहिए, एग्रेसिवली कीजिए। पर जब आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़ मत दीजिए, नहीं तो ये अपने आप में बैकलॉग बन जाएगा। तो ऐसा तालमेल बैठा के आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट में उन्हीं टॉपिक्स पे वर्क कीजिए जो बहुत वाइटल हैं क्लास 12th की पढ़ाई के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास 11th हो या 12th, 2 साल की पढ़ाई को अगर आपको 1 साल में समेटना है तो हर चैप्टर के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। तो क्लास 12th में भी किसी चैप्टर को पढ़ते समय उस पर बहुत ज़्यादा समय देना बेवकूफ़ी होगी, और एट द सेम टाइम क्लास 11th के बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं किसी एक या दो टॉपिक पे तो वो भी गलत स्ट्रैटेजी है। तो आपको हर समय टाइम कॉन्शियस रहना है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको एक चैप्टर को कवर अप करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने तय किया कि वर्क पावर एनर्जी हमें पढ़नी है 11th क्लास की, तो उसकी पढ़ाई के लिए आप आज की तारीख में 5 या 6 दिन स्पेंड नहीं कर सकते। 5 या 6 दिन से मेरा मतलब है पूरे 6 दिन की पढ़ाई, आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम। इतना टाइम आप उसको डिवोट नहीं कर सकते। वो छोटा चैप्टर है, एट द मैक्स 2 दिन। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी बैकलॉग कवर करने जाएं तो कोशिश करें कि एक चैप्टर को कम से कम समय में ख़त्म करें। कम से कम मतलब उसको एक हफ्ते में 5 सिटिंग में ख़त्म करने की मत सोचिए। हो सके तो 2 दिन में हो, या हो सके तो एक ही दिन में उस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, सुबह से शाम पढ़ के। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम 2 दिन। एक बैकलॉग के चैप्टर को 2 दिन एलोकेट कीजिए, 2 दिन फुल डिवोटेड पढ़ाई उस पर कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए। उतने समय में आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वही इनफ है। अब ऐसे में स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसे में मेरा आईआईटी का सिलेक्शन क्या होगा? नहीं, ये सवाल पूछना वाजिब ही नहीं है। आपके पास समय लिमिटेड है, आईआईटी का एग्जाम तो तय समय पर होगा। अब आपको अपने पढ़ाई में फोकस को ऐसा बढ़ाना है कि आप उसी तय समय में जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन कर सकें। और ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे मेरी सलाह तो हमेशा ही रही है कि मत भागिए, अंडरस्टैंडिंग पे दिमाग लगाइए। कम क्वेश्चन करके भी आपने अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो बात बन गई, मानिए। हाँ, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें सब एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन मत बनाइए। कुछ डिफ़िकल्ट जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज या उस लेवल के क्वेश्चन को भी जरूर शामिल कीजिए। और इन सब से अलग जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो, पता नहीं मैं कहूँ कैसे, हिचक सा रहा हूँ, मुझे लगता है आप मेरी बात को कुछ अलग तरीके से न ले लें, फिर भी कह देता हूँ। क्लास 10 तक आप में से मैक्सिमम लोग स्मार्ट, अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे। सीबीएसई में थे तो शायद 90% प्लस वाले थे, दूसरे बोर्ड में भी होंगे, कुछ बोर्ड कम नंबर देते हैं, बट उस बोर्ड के रेस्पेक्ट में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में थे, तभी आपने जेईई की प्रिपरेशन करने की ठानी।
आपके फैमिली में सब लोग एग्री हो गए कि हाँ ये कर सकता है। लेकिन उसके बाद आपने एक कोचिंग को ज्वाइन किया और अगले 3-4 महीनों में सब कुछ बदल सा गया। आपको पढ़ाई समझ में आनी बंद हो गई, आपका मन कम लगने लगा और आप अचानक से एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट से एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गए। ऐसा कैसे हो गया? सोच के देखिए। क्या 4 महीने में एक आदमी इतना बदल सकता है? आंसर है नहीं। आप नहीं बदले, आपका इन्वायरमेंट, आपका सिस्टम बदल गया, आपके पढ़ने का टाइम टेबल बदल गया, स्कूल कोचिंग का शेड्यूल बदल गया, टीचर के पढ़ाने का अंदाज बदल गया, पेस स्पीड बदल गई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप पहले किया करते थे और अब जो कर रहे हैं वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया, आपके बुक्स बदल गए, बुक्स की स्टाइल बदल गई, आपके फ्रेंड्स बदल गए। ये सारी चीज़ों ने बदल के आपको एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो रियली में आपको हार्म कर रही है, उसको हर हाल में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ संक कॉस्ट फैलेसी में मत फंसिए। बहुत से बच्चे ऐसा लिखते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए फलाने कोचिंग और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा डूब चुका है, इससे अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है रिटर्न। तो डोंट कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट नाउ। और हर किसी को नुकसान होता है, मुझे भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत बार हर किसी को होता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम उसको अगर पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं मैं बिकॉज मैंने पैसा दे दिया है इसलिए मैं 2 साल ये कोचिंग जाऊंगा, तो कोचिंग का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपने उसे पैसे तो दिए ही हैं। नुकसान आपका हो रहा है, आपका करियर खराब हो रहा है, आपके पूरे साल बर्बाद हो रहे हैं। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ठीक है ये चीज़ मैंने पैसे दिए ज़रूर हैं पर ये मुझे सूट नहीं कर रही है और अब मुझे आगे की तरफ देखना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। इफ़ रिक्वायर्ड अगर कहीं और पैसा देके आपको लगता है कि हाँ यहाँ बेहतर हो सकता है तो दीजिए। आपके करियर के 2 साल इन 1000, 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 साल में कितना कमाओगे करियर में, ये सोच के देखो। तो इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं, ये डूब चुका है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने में बुद्धिमानी है, बेवकूफ़ी नहीं है। और ऐसे बच्चे अक्सर पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हैं। अभी भी मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने कहा या शायद पोस्ट में कहा कि भाई मैं बिना पेरेंट्स के काउंसलिंग नहीं करूँगा। उसके बावजूद बच्चे मेल लिख रहे हैं कि नहीं मैं तो पेरेंट को तो बता ही नहीं सकता अपनी स्थिति। ये कैसी बात है? पेरेंट्स को तो बताना ही पड़ेगा आपको। आपको गलत लगता है कि वो आपको नहीं समझेंगे, वो 100% आपको समझेंगे और आपको सही सलाह भी देंगे। आपने जो डिसीजन लिया है उसको अप्लाई करने में आपकी मदद भी करेंगे। विश्वास मानिए, पेरेंट्स से कुछ भी मत छुपाइए और किसी भी चीज़ को बदलने की आवश्यकता लगती हो उसे बदल दीजिए। फ्रेंड्स, बुक्स, कोचिंग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर maybe as simple as study desk. So anything that requires a change, you need to change it. Otherwise, बिना ड्रास्टिक चेंज किए हुए आपकी सिचुएशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड गुड बाय।